नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं राजेश कुमार। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है और हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में दो शब्द आपको मिला हुआ है, हाइड्रो और प्लस कार्बन। हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और यहाँ पर कार्बन, यानी कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। कार्बन को मेनली दो भागों में बांटा गया है। कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड कार्बन में आपको पढ़ना होता है एल्केन्स, इसका और एक दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, पहला होता है एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइंस। एल्कीन्स और दूसरा क्या होता है, एल्काइंस। एल्कीन का दूसरा नाम है ओल्फिन और एल्काइंस का दूसरा नाम है एसिटिलीन। यानी कि हाइड्रोकार्बन आपको दो प्रकार का होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ना होता है एल्केन्स, कॉमन नेम होता है इसका पैराफिन्स। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपको पढ़ना होता है एल्किन्स यानी कि ओल्फिन, और दूसरा पढ़ना होता है एल्काइंस यानी कि एसिटिलीन। यहाँ पर हम बारी बारी से सीखेंगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच इच कार्बन एटम्स कंटेन 4 सिंगल बॉन्ड, यानी कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें प्रत्येक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें प्रत्येक कार्बन कितना सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। इसका जो कॉमन फार्मूला होता है, कॉमन फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2, जहां पर n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है। n बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पर बारी बारी से हम लोग नाम लिखने के लिए सीखेंगे। आप देखिएगा हम लोग क्या लिखें, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन। यहाँ पर ध्यान से आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या लिखे हैं, अल्केन। यहाँ पर देखिए, इस अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, इस अल्क का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन, और उसके बाद सब में क्या लग जाएगा, आपको एन ही लग जाएगा। नाम लिखते समय अल्क, अल्केन को दो भागों में बांट दिए हैं, किसमें, अल्क और एन में। तो अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन और एन ही सब में लग जाएगा आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए, नंबर जब कार्बन का 1 रहेगा तो हम लोग पढ़ते हैं उसको मेथ, यदि 2 रहेगा तो पढ़ते हैं एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो पढ़ते हैं ब्यूट, 5 रहेगा तो पढ़ते हैं पेंट, 6 रहेगा तो पढ़ते हैं हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डिक। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जब कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो क्या पढ़ना, मेथ, 2 रहेगा तो पढ़ना है एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो
नन, 10 रहेगा तो डेक। यहाँ पर हम एल्केन का नाम लिखने के लिए सीखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो हम चार्ट बनाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बनाते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपको पता होगा पीछे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम SF लिखे थे, उसके बाद हम लिखते हैं रेशनल फॉर्मूला, उसके बाद हम लोग लिखते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर नाम। अब जस्ट अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, इसका सूत्र, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, यही बेस चलेगा आपका। और हम क्या बोले थे, अल्केन में अल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है, और यानी सफिक्स होता है, ये सफिक्स सब में जुड़ते जाएगा। और याद रख लेना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखते हैं, रेशनल फॉर्मूला लिखते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं, उसका हम नाम लिखेंगे, और अल्केन जो चलता है उसका कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, जहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर देख लीजिए, अल्केन में अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन में जस्ट अभी हम बताए, जब कार्बन 1 रहेगा तो उसको पढ़ते हैं मेथ, 2 रहेगा तो पढ़ते हैं एथ, 3 रहेगा तो पढ़ते हैं प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नन, 10 रहेगा तो डेक। अब यहाँ पर चलिए, हम पीछे सीखे थे कि प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर आपको हाइड्रोकार्बन का पहला पार्ट है अल्केन, इसमें सिर्फ आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही पढ़ना है। तो कार्बन, प्रत्येक कार्बन को कितना चाहिए हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम जब यहाँ पर कार्बन की संख्या यदि 1 रखते हैं तो हमारा C1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 1 2 होगा, और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि हम पहले ही बताए थे कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन को अभी कोई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, यानी कि CH4 हो गया। यहाँ पर क्या, CH4, ये हमारा क्या हो गया, कार्बन स्टेबल हो गया। यानी कि हम पीछे ही बताए थे कि कार्बन जो है आपको हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन आपको हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए हम कार्बन को यहाँ पर प्रत्येक हाइड्रोजन से जोड़ते समय क्या कर दिए, 4 सिंगल बॉन्ड दिए, ये कार्बन हमारा स्टेबल हो गया। इसका कोई भी रेशनल फॉर्मूला नहीं होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, C1 है तो 1 लिखे, हाइड्रोजन कितना है 4 तो 4 लिख दिए। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, CH4 हो गया। अब यदि इसका नाम लिखिएगा तो हम पहले ही कहते हैं, जब कार्बन आपको 1 रहता है तो उसका नाम होता है मेथ। क्या नाम होगा, मेथ। और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे, क्या लगा देंगे इसमें, यानी इसका नाम हो गया मेथेन। क्या नाम हो गया इसका, मेथेन। यदि हम अगला समूह में जाते हैं, या तो इसी सूत्र पे आप बिठाइए, कार्बन अभी कितना हो गया, 1 हो गया, 2 का 2 या 2 4, CH4, ऐसे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आप चलते हैं, कार्बन 1 रखे तो कार्बन यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 रखते हैं। जब 2 कार्बन रखते हैं तो 1 2, अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, इस कार्बन को भी 1 बॉन्ड आपको दिख रहा है, इस कार्बन को भी 1 बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर घट रहा है कितना, 3 बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेंगे, लगा देंगे, और यहां पर भी कितना हाइड्रोजन लगा देंगे, 3। अब इसका आपको रेशनल फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिएगा, इस कार्बन को हम क्या लिखेंगे, CH3, और इसको भी क्या लिखेंगे, CH3। चूंकि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है इसीलिए CH3 लिखे पहले, और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है तो CH3 लिखे हैं, और जोड़ करके इसको लिख दीजिए। C कितना है 2 और H कितना है 6, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। और नाम लिखते समय कार्बन कितना है, 2 है, तो कार्बन 2 रहता है तो इसका नाम बताया आपको एथ, सिंगल बॉन्ड है तो यानी क्या लिखिएगा इसको, एथेन। बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट अगला कार्बन जब हम यहाँ पर रखते हैं, क्या रखिएगा, कार्बन 1 2 और 3, यहाँ पर देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, ये कार्बन स्टेबल हो गया। इस कार्बन को 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन को आपको 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड घट रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या किए, 3 हाइड्रोजन रख दिए। तब यहाँ पर देखिए, जब रेशनल फॉर्मूला इसका लिखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 1 2 3, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लिख दिए। टोटल को जोड़ करके लिखिए, C कितना है आपको 3 है, H कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
और नाम लिखते समय फिर वही क्या लिखेंगे आपको, PROP, चूंकि 3 कार्बन रहता है तो नाम होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे यानी, इसीलिए इसका नाम हो गया प्रोपेन। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। सब में यही काम कीजिएगा, सब में आराम से हम बढ़ते जाएंगे और नाम लिखते जाएंगे। क्या हो जाएगा, कार्बन 1 2 3 4 हम लिखते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3, इसको CH3 लिखें, इसको क्या लिखेंगे CH2, इसको क्या लिखेंगे CH2, इसको क्या लिखेंगे CH3। कितना कार्बन है, 1 2 3 4। अब देखिएगा C4H कितना है यहाँ पर 10 है, कार्बन की संख्या 4 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नाम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो हमारा क्या हो गया नाम ब्यूटेन। अब देखिएगा जगह का कमी है तो हम थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाते जाते हैं, आगे चलेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ऐसे हम लगा सकते हैं हाइड्रोजन, देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए कार्बन कितना 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर पहला के साथ CH 3 गो है, यहाँ पर 2 गो है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी आपको 3 है। यहाँ पर ये हो गया, ये वाला ये हो गया, ये हो गया, ये है और ये है। चूंकि यहाँ पर कितना कार्बन हो गया, आपको कार्बन हो गया 5 और हाइड्रोजन हो गया 12। गिनती कर लिया जाए कि कार्बन देख लीजिए 5 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कार्बन 5 है तो क्या नाम हो जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो यानी, मतलब कितना अच्छे तरीके से आप सीख गए नाम लिखने के लिए। एल्केन के नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको याद रख लेना है सिर्फ क्या, अल्केन, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा 1 रहेगा तो मेथ, जैसे कार्बन 1 था तो मेथ सिंगल बॉन्ड तो यानी, कार्बन 2 रहेगा तो एथ सिंगल बॉन्ड तो यानी, कार्बन 3 रहेगा तो प्रोप तो सिंगल बॉन्ड तो यानी प्रोपेन, कार्बन 4 है तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड तो यानी ब्यूटेन, कार्बन यहाँ 5 है तो पेंट यानी पेंटेन। इसी प्रकार आप आगे क्या कर सकते हैं, 6 नंबर का, 7 का, 8 का, 9 का आराम से लिख सकते हैं। इसमें एक कंडीशन आता है, वो कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। क्या कंडीशन आता है, एक इसका स्पेशल नाम है, मेथेन का स्पेशल नाम है मार्स गैस, याद रखिएगा। उसके बाद स्पेशल क्या आता है कि यहाँ जो नाम लिखते हैं तो 3rd फैमिली तक, मेथेन एथेन प्रोपेन तक जो होता है आपको संरचना एक ही तरह का होता है, लेकिन जैसे ब्यूटेन के बाद जाते हैं तो संरचना अलग अलग प्रकार का हो सकता है, यानी कि वह समावयवता के गुण को प्रदर्शित कर सकता है। तो याद रखिएगा कि मेथेन से लेकर के प्रोपेन तक का संरचना एक ही तरह का हो सकता है, लेकिन जैसे ब्यूटेन से आगे जाएंगे तो संरचना अलग अलग हो सकता है। तो इसके नाम के पहले आपको नॉर्मल, आइसो और नियो लगा जाता है। बारी बारी से सीखते हैं कि नॉर्मल, आइसो और नियो का प्रयोग कैसे किया जाता है। और हम अभी जस्ट पहले बोले कि एल्केन के फर्स्ट 3 मेंबर का स्ट्रक्चर आपको एक ही तरह का होता है, लेकिन चौथे मेंबर, 5वें, जैसे ही चौथे से आगे जाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर एक से अधिक प्रकार का हो सकता है। तब उसके नाम के पहले आपको नॉर्मल, आइसो और नियो का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल तब प्रयोग करते हैं कि जब सभी कार्बन आपको स्ट्रेट चेन में होगा, मतलब एक ही चेन में सभी कार्बन है तो वहां पर हम लोग नॉर्मल का प्रयोग करते हैं। और जब सेकेंड कार्बन से एक CH3, सेकेंड कार्बन से एक कार्बन आपको ब्रांच में अटैच्ड होगा तो उसको हम लोग आइसो कहते हैं। और यदि सेकेंड कार्बन से 2 कार्बन आपको ब्रांच में अटैच्ड होता है तब उसको हम लोग नियो कहते हैं। ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन। तो इसका मतलब यही होता है कि ब्यूटेन से जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं, आगे फैमिली पढ़ते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर एक से अधिक हो सकता है, जिसके कारण उसके नाम के पहले हम नॉर्मल, आइसो और नियो का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल कब लगाना है, आइसो कब लगाना है और नियो कब लगाना है। यानी कि चलिए हम एक स्ट्रक्चर खींच के बताते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ब्यूटेन है C4H10, हम लोग इसको पढ़े हैं ब्यूटेन, अभी जस्ट पीछे पढ़े
नाम लिखने के लिए, इसका नाम है ब्यूटेन। तो क्या ये सिर्फ ब्यूटेन हमेशा सही होगा? हमेशा सही नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर खींचने पर डिपेंड करता है कि इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन होगा कि आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन होगा। यहां पर देख लीजिए, आप पहले लिखते हैं 1 2 3 4, चारों कार्बन हम क्या किए हैं? स्ट्रेट चेन में रख दिए हैं। और यहां पर क्या करते हैं? इधर हम लिख देते हैं 1 2 3 और एक कार्बन को हम क्या करते हैं? अटैच्ड कर देते हैं, जो मेन चेन में नहीं है, साइड चेन में आ गया है। अब यहां पर देखिएगा, स्टेबल कीजिएगा तो इसको आपको लग जाएगा 3 हाइड्रोजन, इसको 2 और इसको 3। आप देख रहे हैं C for एस्टेन है, ठीक। ये हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला का यूज नहीं किए हैं, यहाँ पर हम क्या किए हैं? रेशनल फार्मूला का यूज किए हैं। आप लोग भी हमेशा रेशनल फार्मूला का यूज कीजिएगा तो आसानी से लिखने में क्या होगा? आसानी होगा। चूंकि स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है जगह ज्यादा ले लेता है, तो आप किताब जब भी उल्टा के पढ़िएगा 11th का 12th का, तो आपको रेशनल फार्मूला या कंडेंस्ड फार्मूला का ज्यादातर यूज है। तो आप लोग भी ऐसे ही लिखिएगा। सिर्फ आपको देख लेना कि किस कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है और कितना बॉन्ड घट रहा है, उतना हाइड्रोजन हम क्या करेंगे? डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, 3 घट रहा है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन को क्या हो रहा है? आपको 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन घट रहा है, तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन घट रहा है और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन घट रहा है। इस दोनों कंपाउंड में आप देखिए कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। यहाँ पर भी कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। तो ये हमारा तो यही हो गया, ये ब्यूटेन हो गया। जब इसका सिर्फ नाम हम ब्यूटेन ही रखेंगे तो स्ट्रक्चर क्यों अलग हो गया? जब स्ट्रक्चर अलग हो गया तब इसके नाम के साथ में आपको नॉर्मल, आइसो या नियो का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ लीजिए, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है। दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन कुछ न कुछ गलत है। गलत क्या है? जब ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग क्यों हो गया? तो याद रख लीजिए, जब सभी कार्बन आपको स्ट्रेट चेन में होगा, डायरेक्ट एक ही चेन में है, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। और 1 2 3 जब गिनती करते हैं और दूसरे कार्बन से एक कार्बन आपको ब्रांच में होता है, मतलब अटैच्ड होता है एक कार्बन, तब वहां पर हम लोग क्या करते हैं? तो आइसो लगाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल और आइसो का प्रयोग कब करेंगे। मतलब सभी कार्बन स्ट्रेट चेन में रहेगा तो नॉर्मल, और सेकेंड से, सिर्फ सेकेंड से, सेकेंड कार्बन से एक कार्बन यदि आपको अटैच्ड रहता है, ब्रांच में रहता है, तो वहां पर हम लोग आइसो का प्रयोग करते हैं। तो दोनों ब्यूटेन है, C for एस्टेन आपको नॉर्मल ब्यूटेन भी और आइसो ब्यूटेन है। मतलब नॉर्मल कब होगा? जब सभी स्ट्रेट में रहेगा, और आइसो कब होगा? जब सेकेंड से एक आपको ब्रांच में रहेगा। इसी प्रकार आप आगे चलिएगा, जब लिखते हैं C5H12, तो हम लोग इसको अभी जस्ट पढ़े पेंटेन। क्या पढ़े? पेंटेन। अब पेंटेन का स्ट्रक्चर तो सीधे सीधे हो सकता है, या तो हमारा मन होगा दूसरा से हम चेन में भी लगा सकते हैं, एक चेन में भी लगा सकते हैं, दूसरा भी चेन में लगा सकते हैं, तो इसका नाम बदल जाएगा। देखिए कैसे होगा। जैसे यहां पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहां से एक कार्बन हम क्या करते हैं? ब्रांच में रख देते हैं। और यहां पर देखिए 1 2 3 4, 4 तो नहीं जाएगा इसमें रहेगा, एक इधर लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। अब आपको देखने में क्या लग रहा है कि ये तीनों फॉर्मूला में आपको कार्बन 5 ही है, हाइड्रोजन 12 ही है। सही है मेरा। C5H12 जो लिखे पेंटेन, ये मेरा सही है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो जाने के कारण इसका नाम क्या होगा? अलग अलग होगा। अभी जस्ट बताएं कि ये सभी कार्बन आपको स्ट्रेट में, तो इसको क्या लिखेंगे? नॉर्मल पेंटेन। और बोले सेकेंड कार्बन से एक कार्बन जब शाखा में रहता है तो उसको नॉर्मल नहीं लिख करके क्या बोलते हैं? आइसो। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? आइसो पेंटेन। ये भी पेंटेन है। और यहां पर देख लीजिए 1 2 3 ऐसे जाते 3, तो यहां पर 2 कार्बन शाखा में आ गया। चूंकि इसमें भी तो 5 कार्बन है, तो ये भी हमारा क्या होगा? पेंटेन होगा। लेकिन कौन सा पेंटेन? नियो पेंटेन।
तो आपको समझ में आ गया होगा, जब सभी कार्बन एक चेन में होगा तो हम लोग लगाते हैं नॉर्मल, और जब सेकेंड कार्बन से एक कार्बन ब्रांच में होता है तो लगाते हैं आइसो, और सेकेंड कार्बन से दो कार्बन ब्रांच में होता है तो हम लोग लगाते हैं नियो। चलिए, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कुछ और बेसिक जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अल्काइल रेडिकल क्या होता है और अल्काइल हैलाइड क्या होता है, तब जाकर के हमको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द अल्केन द रिजल्टिंग ग्रुप इज नोन एज अल्काइल रेडिकल। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है तो जो रिजल्टिंग ग्रुप बनता है उसे ही अल्काइल रेडिकल के नाम से जाना जाता है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका सबसे बड़ा योगदान है। हर जगह आप देखेंगे तो अल्काइल रेडिकल का ही प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर इसको आर से डिनोट करते हैं, आप लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। आप देखते होंगे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप लिखते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, जैसे अल्कोहल का ROH, एल्डिहाइड का RCHO, कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOOH, तो वहां पर R का मतलब क्या होता है? तो R का मतलब होता है अल्काइल रेडिकल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण में इसका सबसे बड़ा योगदान है। तो आप हम इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और हमेशा याद रखिएगा, चूंकि कॉमन नाम हो या IUPAC नेम हो, दोनों जगह इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम क्या बोले, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है तो जो रिजल्टिंग ग्रुप बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्काइल रेडिकल। यानी कि हम क्या करते हैं, लिखते हैं अल्केन, और इस अल्केन से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो क्या बन जाता है? अल्काइल रेडिकल। यानी कि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और इससे एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो बन जाएगा CnH2n+1, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? R। तो याद रख लीजिएगा, अल्काइल रेडिकल का जो फॉर्मूला होता है, कॉमन फॉर्मूला, वो होता है CnH2n+1, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? R। चलिए, एल्केन के बेस पे ही इसका हम नाम लिख देते हैं, या तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला के नाम बेस पर भी आप क्या कर सकते हैं? नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एल्केन में हम पहला पढ़े थे CH4। CH4 का नाम पढ़े थे क्या? मेथेन। और इसमें से एक हाइड्रोजन यदि हट जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा CH3, और एक बॉन्ड खाली रह जाएगा। तो जब भी CH3 कहीं पर लिखेंगे और एक बॉन्ड खाली रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। अभी जस्ट इसका जो नाम होगा, इसका नाम हो जाता है आपको क्या? अल्काइल। नाम आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? अल्काइल। जस्ट पीछे बताए थे। तो अल का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन, और सब के लास्ट में क्या लग जाएगा? वायल। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा कि कार्बन की संख्या 1 है, तो इसलिए हम लिखे मैथ, या सब में क्या लगा देंगे? वायल लगा देंगे। क्योंकि क्या हम लिखे? अल्काइल रेडिकल, तो अल का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, और कार्बन की संख्या जस्ट पीछे सीखे थे, कार्बन 1 हो तो मेथ, या सब में क्या लगा देंगे? वायल। इसी प्रकार मेथेन से क्या बन गया? मिथाइल। यदि C2H6 था तो हम लोग क्या पढ़े थे? एथेन। और इधर जस्ट H जाएगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे? C2H5। एक बॉन्ड हमारा क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो कार्बन 2 है तो इसको भी तो हम क्या लिखेंगे? इथ। सब में क्या लगा देना है? वाइल। इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ये आपको मोलिकुलर फॉर्मूला है, चाहे ऐसे लिखा हुआ हो या किताब में कभी भी आप देखिएगा तो इस प्रकार से आपको एक चेन में CH3 CH2 एक बॉन्ड खाली ऐसे भी रहते, इसका नाम क्या हो जाएगा? आपको इथाइल हो जाएगा। अब हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट यदि चलेंगे C3H8 है, इसका नाम जस्ट पढ़े थे क्या? प्रोपेन। और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा C3H7, एक बॉन्ड खाली रहेगा, नाम हो जाएगा प्रोप या वाइल, प्रोपाइल। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2, और ये बॉन्ड हमारा क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो ये हमारा रेशनल फॉर्मूला और ये मोलिकुलर फॉर्मूला किसी भी प्रकार से आपको लिखा हुआ मिल सकता है। अब यहाँ पर चलिए नेक्स्ट चलते हैं C4H10, इसका नाम पढ़े थे उधर ब्यूटेन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा C4H9, एक बॉन्ड खाली रहेगा, नाम हो जाएगा BUTYL। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2
CH2 ये बॉन्ड हमारा क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल रेडिकल का नाम आसानी से लिख सकते हैं। आगे जाएगा क्या, ब्यूटेन का तो पेंटेन, तो इधर बन जाएगा पेंटाइल, हेक्सेन तो हेक्साइल, हेप्टेन तो हेप्टाइल, ऑक्टेन तो ऑक्टाइल, नोनेन तो नोनाइल, डेकेन तो डेकाइल। ये सभी नाम आपको याद रख लेना पड़ेगा, हर जगह आपको इसका यूज होता है। CH3 जब भी दिखे आपको क्या लिखना है, मिथाइल, या इसको मेथिल भी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये कभी आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट आपको पढ़ लेना है, अभी पढ़ा देते हैं आपको एल्काइल हैलाइड, उसके बाद डायरेक्ट हम चलेंगे किस पर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर। क्या कर रहे हैं कि when one or more of the hydrogen atom of an alkane is replaced by one or more halogen atom, the resulting group is known as alkyl halide। यानी कि कह रहा है जब एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम हेलोजन के द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो जो रिजल्टिंग ग्रुप बनता है उसे ही हम लोग एल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। कॉमन नेम इसका हो गया, कॉमन नेम जो होता है इसका नाम होता है एल्काइल हैलाइड, और IUPAC जो नाम होता है वो होता है हेलो अल्केन। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। अब थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि IUPAC का मतलब आपको अभी तो नहीं पता है, पीछे ऐसे हम बता देंगे। ऐसे IUPAC का मतलब हो जाता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने। IUPAC का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम होता है। तो यहां के आगे जो भी कंपाउंड आपको आएगा उसका दो नाम होगा, एक कॉमन नाम और एक IUPAC नेम। कॉमन नेम जो होता है वो उत्पत्ति के आधार पर लिखा जाता है, और IUPAC नेम जो होता है वो उसके गुण के आधार पर लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको IUPAC नेम सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका कुछ रूल भी होता है। कहीं कहीं कॉमन नेम आपको रटना पड़ेगा और कहीं कहीं उसका रूल होता है। तो अभी जस्ट हमने क्या कहा कि जब एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन के द्वारा विस्थापित होता है तो बनता है आपको क्या, एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लिखते हैं अल्केन, एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन हटा करके आप क्या कीजिएगा, प्लस एक हेलोजन लगा दीजिएगा, तो ये बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा प्लस एक X लग जाएगा, तो हमारा हो जाएगा CnH2n+1 × X, या CnH2n+1 को हम लोग बोले थे R और ये X, यानी कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा X, और X के जगह पर आपको चार तत्व आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद क्या रख लेना है, कॉमन नेम तो हम लिखा दिए एल्काइल हैलाइड, और IUPAC नेम क्या लिखे, हेलो अल्केन। तो जब आप नाम लिखेगा तो ये बहुत सिंपल, अल का मतलब कार्बन की संख्या, उसके बाद वैल लगा देना है, और यहाँ पर अल का मतलब कार्बन की संख्या, उसके बाद एन लगा देना है। मतलब कॉमन नेम में अल के बाद वैल लगाना है, और IUPAC नेम में अल के बाद क्या लगा देना है, एन लगा देना है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हेलो और हैलाइड का चक्कर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैलाइड बाद में लिखना है, यानी कि ये बन जाएगा कॉमन नेम में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। और IUPAC नेम में यही बन जाएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं करते, हम डायरेक्ट यूज करेंगे R का, क्योंकि R जस्ट पीछे अभी हम पढ़े हैं। और आपको आगे भी जो भी कंपाउंड पढ़ना है तो हमेशा R याद रख लीजिए। CH3 एक बॉन्ड खाली था तो क्या था उसका नाम, मिथाइल। C2H5 एक बॉन्ड खाली था तो उसका नाम था इथाइल।
C3H7 था, एक बॉन्ड खाली था तो उसका नाम था प्रोपाइल। इसी प्रकार से आप R का वैल्यू लिख करके डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंपाउंड लिखते हैं और इसका दोनों नाम लिखते हैं। कौन सा? साधारण नाम भी इसका लिखेंगे और IUPAC नेम भी लिखेंगे, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको हो जाएगा क्या कि हम लिखते हैं CH3, इसका नाम हो गया कॉमन नेम मिथाइल, और इसी में हम लिख देते हैं Cl, ये हो गया कॉमन नेम हो जाएगा इसका। यहां हम लिख देते हैं CN कॉमन नेम और यहां पर लिख देते हैं IUPAC नेम। आप दोनों तरफ क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो कॉमन नेम में हम क्या बोले इसका, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एल्काइल, अल का मतलब वही कार्बन की संख्या, तो मेथ या सब में क्या लगेगा, वेल मिथाइल, Cl है तो क्लोराइड, जैसे अभी हम बताए थे मिथाइल क्लोराइड, और जैसे ही इधर जाइएगा तो बन जाएगा ये हेलो अल्केन, यानी कि ये हेलोजन पहले लिखेगा, क्लोराइड किस में बदल जाएगा, क्लोरो में, क्लोरो, और ये हमारा क्या कर रहा है कि हम क्या अल्केन, तो अल का मतलब कार्बन की संख्या, तो कार्बन एक है तो मेथ या सिंगल बॉन्ड तो यानी हर जगह क्या लगा देना एन। कितना इजी था नाम लिखना, क्या CH3 Cl कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, इसको हम जस्ट पढ़े थे पीछे, मिथाइल ये क्लोराइड है तो ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, IUPAC नेम में ये क्लोरो बन जाएगा, पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, किसके साथ, अल्केन के जैसा नाम लिखना है। अल्केन में कार्बन एक था तो क्या लिखे थे मेथ, सिंगल बॉन्ड था तो क्या लिखे थे यानी, तो क्या हो गया क्लोरोमेथेन। यदि आपको दिक्कत होता तो आप साइड में लिख लीजिएगा इसको, IUPAC नेम में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कहीं भी आए, और कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब सेम कंडीशन यहां पर, चलिए यहां पर देख लीजिए, यदि हम लिख देते हैं C2H5Cl तो यहां पर क्लोराइड तो नाम रहेगा ही रहेगा, ये क्या है, इथाइल है, जस्ट पीछे पढ़े थे इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल क्लोराइड। और सेम कंडीशन में इधर हो जाएगा क्लोरो हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड तो यानी कि क्लोरो एथेन। कितना आसान था लिखना। सेम आगे चलेंगे, यदि हम लिख देते हैं C3H7Cl तो यहां पर क्या, C3H7 का नाम क्या था, प्रोपाइल, तो नाम हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड। आगे जाएंगे इधर तो क्लोरो, तीन कार्बन है तो प्रोप या सिंगल बॉन्ड यानी, सब जगह यानी लगा देना। कितना आसान था। इसमें हम क्या किए, Cl हर जगह सेम रहने दिए, तो क्लोराइड कॉमन नेम में हर जगह आया और क्लोरो IUPAC नेम में हर जगह आया। सिर्फ किसका नाम बदला, कार्बन की संख्या का, कार्बन एक था तो मेथ, दो था तो एथ, तीन था तो प्रोप। सेम कंडीशन यहां भी लागू हुआ। अब हम क्या करते हैं, हेलोजन को बदल देते हैं। यदि हम यहां पर लिख देते हैं CH3Br तो आपको ये तो है मिथाइल, जैसे CH3 का नाम क्या लिखे हैं मिथाइल, तो यहां पर भी लिखेंगे क्या मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा ब्रोमाइड। सेम यहां पर जाएंगे तो मिथाइल क्या बन गया यहां पर मेथेन, तो ये भी मिथाइल इधर जाके बन जाएगा मेथेन, और ये ब्रोमाइड क्या बन जाएगा ब्रोमो मेथेन। यदि आगे चलेंगे C2H5Br लिखते हैं तो बन जाएगा यही इथाइल। क्या नाम था C2H5 का, इथाइल, क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, और इधर क्या हो जाएगा आपको ब्रोमो इथेन। हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो तीसरा वीडियो आएगा मेरा वो होगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से संबंधित दो टर्म आएंगे वहां पर, एल्कीन और एल्काइन। उस वीडियो में उस दोनों के बारे में चर्चा होगी, तो आप वो भी वीडियो बिल्कुल देखिएगा। थैंक यू।